नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सके, समझ सके और सफलता को सुनिश्चित कर सके। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही आपको एप्लीकेशन पे कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, एक क्रम से पढ़ाई जा रही है। वहां पे आप थियरी पढ़िए, साथ ही साथ आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स को पढ़िए। साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। सप्ताह में एक टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप टेस्ट दीजिए तो देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से, ठीक तरीके से आप मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कर सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कर सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में प्रवक्ता के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी ट्रिपल एस भी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक तरीके से 1.5-2 घंटे आप मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। इतने सारे माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। भगवंती जी, राजकुमार प्रजापति जी, नीरू जी, रूपा जी, नैना यादव जी, तस्नीम खान जी, सुनीता गुप्ता जी, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है कि कृषि अर्थव्यवस्था की केवल आज ही आय का स्रोत नहीं है, बल्कि आगे आने वाले वर्षों तक भी इसके ऐसे ही रहने की संभावना है। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है, चलिए पहले आप करिए। सॉरी। तो देखिए, कृषि अर्थव्यवस्था की आय का कृषि अर्थव्यवस्था की आय केवल आज ही आय का मुख्य स्रोत नहीं है, बल्कि आगे आने वाले वर्षों तक भी इसे ऐसे ही बने रहने की संभावना है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो गांवों का देश है और भारत की कुल जनसंख्या का अभी भी 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो गांव में निवास करते हैं और वो कृषि में कार्यरत है। तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कर सकते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में कृषि की संभावना खत्म हो जाएगी। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पे कृषि महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में कृषि से लोग आय अर्जित करते हैं, लेकिन भविष्य में भी लोग क्या करेंगे कि कृषि में बने रहेंगे। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आगे देखिए, जब आर्थिक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो कृषि का योगदान बढ़ता है। नहीं, कृषि का योगदान नहीं बढ़ता है भाई, कृषि का योगदान नहीं बढ़ता है।
उद्योग और सेवा क्षेत्र का, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का, उद्योग और सेवा क्षेत्र का, अर्थात जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं उसका योगदान बढ़ता है तथा उद्योगों का योगदान घटता है। नहीं भाई, ये बात गलत हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि अगर किसी देश का आर्थिक विकास हो रहा है तो आर्थिक विकास जब होता है तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान राष्ट्रीय आय में कम होता है और द्वितीय सेक्टर जिसमें उद्योग आते हैं और तृतीय सेक्टर जिसमें सेवा आता है इसका योगदान बढ़ता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि सर जी केवल और केवल फर्स्ट पॉइंट आपका सही है। अगला प्रश्न कि संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए शीर्ष संस्थान कौन सी है। खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है। तो अगर जो ग्रामीण वित्त की बात करें तो ग्रामीण वित्त प्रोवाइड करने वाली जो शीर्ष संस्था है वो है नाबार्ड। अब आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। फिर आपसे पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुसार हुई थी। तो शिवरामन कमेटी के अनुसार हुई थी। शिवरामन कमेटी के अनुशंसा के आधार पे नाबार्ड की स्थापना हुई। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नाबार्ड कृषि क्षेत्र में कैसा ऋण प्रोवाइड करता है या नाबार्ड ग्रामीण एरिया में किस तरीके का ऋण प्रोवाइड करता है। तो वो अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करिए। चलिए, स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, पेपर देने बैठिएगा, तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि सफलता 3 चीजों से मिलेगी। पहला आपका हार्डवर्क होगा, दूसरा धैर्य से आप कितने प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, और तीसरा आपका कंसंट्रेशन का लेवल क्या है। ये तीनों चीजें जब मिलेंगी तभी सफलता मिल पाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते बहुत है, कंसंट्रेट नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग धैर्य से प्रश्न को नहीं पढ़ते। तो धैर्य बनाना है, कंसंट्रेट रहना है और खूब मेहनत करना है, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। चलिए, इस प्रश्न की अगर जो बात करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर सही होगा। कि देखिए, श्री कुटुंब श्री जो कार्यक्रम है ये पंजाब के द्वारा नहीं चलाया जाता है। ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ये केरल सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, ये केरल में चलता है और ये महिलाओं के निर्धनता निवारण से संबंधित योजना है। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो कुटुंब श्री योजना जो है ये केरल राज्य के द्वारा चलाया जाता है और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। तो सरकार का उद्देश्य यह है कि महिलाओं का उत्थान किया जाए, महिलाओं का उत्थान किया जाए, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि पिछले 3 दशकों में भारत में डेयरी उद्योग ने बहुत शानदार प्रगति दिखाई है। इस प्रगति का मुख्य श्रेय किसको जाता है। अगर जो पिछले 3 दशकों की बात करें तो डेयरी उद्योग ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर जो आप गांव से बिलोंग कर रहे होंगे तो हर गांव में तो शायद ये सुविधा नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आप लोग देख रहे होंगे कि अब अमूल कंपनी आ गई है और अब आपसे वो क्या रही कि वो किसानों से डायरेक्ट दूध परचेज कर रही है और वो दूध की कीमत बहुत ज्यादा दे रही है, 100 रुपए 110 रुपए दे रही है। ठीक है, तो पिछले 3 दशकों की अगर जो बात करें तो डेयरी उद्योग में बहुत शानदार प्रगति दिखा है। इसका मुख्य श्रेय किसको जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था। ठीक है, तो देखिए जब ऑपरेशन ठीक है जब ऑपरेशन फ्लड चला तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। और जब ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होती है उसके बाद ये देखने को मिला कि दुग्ध उत्पादन में 12 गुने की वृद्धि हो गई, अर्थात दूध के उत्पादन में 12 गुने की वृद्धि हो गई। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद में बागवानी का योगदान कितना है? भारत के अगर जो जीडीपी में हम लोग बागवानी की बात करें तो उसका योगदान कितना है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बताइए। सॉरी। बताइए। अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि बागवानी के अंतर्गत क्या आएगा, तो भैया आम कहाँ पे होता है? बाग में ही होता है। केला कहाँ पे होता है? बाग में ही होता है। नारियल कहाँ पे होता है? बाग में ही होता है। या अन्य जितने भी प्रकार के फल हैं वो भी बागवानी के अंतर्गत ही आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। और विश्व में अगर जो बात करें तो विश्व में भारत का आम, केला, नारियल और फल सुप्रसिद्ध है। और अगर जो जीडीपी में बागवानी के योगदान की बात करें तो ये लगभग लगभग दोस्तों 6% है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में बागवानी का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो 6% है। और बागवानी में क्या आएगा? जैसे केला हो गया, आम हो गया, नारियल हो गया, अन्य प्रकार के जितने भी फल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि कभी कभी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स को जब पढ़ा होगा या कभी कभी जब आप लोग समाचार पत्र देखते हैं तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल होता है बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक का क्या मतलब होता है बताइए? बफर स्टॉक का क्या मतलब होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बफर स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं? वो किसानों से खाद्यान्न को खरीदती है। वो किसानों से खाद्य खाद्यान्न को खरीदती है। जैसे गेहूं खरीदता है, चावल खरीदता है, सरकार खरीदता है ना। और उसको फिर क्या करता है कि सार्वजनिक वितरण में इस्तेमाल करता है। तो बफर स्टॉक का मतलब ये होता है कि भारतीय खाद्य निगम, क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं ना। तो बफर स्टॉक का मतलब होता है कि भारतीय खाद्य निगम अर्थात एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी बोल रहे हैं ना सभी लोग, इजी सी बात है। अगला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। जब पेपर देने बैठिएगा तो ये जरूर देखिएगा कि नीचे क्या लिखा है, सही लिखा है कि गलत लिखा है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए पढ़ते हैं। ठीक, थोड़ा आराम से करिए। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का खाद्यान्नों का क्रय कौन करता है? तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा होता है ना। भारतीय भारतीय खाद्य निगम के द्वारा होता है। खाद्य निगम के द्वारा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि नीति आयोग के द्वारा प्राप्त, नीति आयोग नहीं होना चाहिए, नीति आयोग के द्वारा प्राप्त, नीति आयोग के द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों को वितरित करता है। नहीं भैया, ये भारतीय खाद्य निगम क्या करता है कि राशनों को खरीदता है। और यह योजना गांव के साथ साथ शहरों में भी संचालित होता है। तो बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आप देखते हैं कि गांव हो या शहर हो, वहां पे क्या होता है? कोटा होता है ना,
जहाँ पे आपको 3 रुपया पर केजी के हिसाब से या 2 रुपया पर केजी के हिसाब से चावल और गेहूं मिलते हैं, चावल और गेहूं मिलते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि सर केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज द, हाँ ठीक है, बी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में बनता है, एक प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में बनता है, थोड़ा आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो अगर जो आपने कभी राशन कार्ड बनवाए होंगे तो 3 प्रकार के राशन कार्ड बनते हैं, 3 प्रकार के राशन कार्ड बनते हैं। पहला क्या होता है, पहला जो राशन कार्ड बनता है वो बनता है निर्धन में, जो सबसे निर्धन होता है उसके लिए अंत्योदय कार्ड बनता है। जो निर्धन में सबसे निर्धन है उसके लिए क्या बनता है, अंत्योदय कार्ड बनता है। फिर निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड बनता है। जो निर्धन में निर्धन है उसके लिए अंत्योदय कार्ड बनता है, और जो निर्धनता रेखा से नीचे आता है उसके लिए बीपीएल कार्ड बनता है, और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड बनता है। अन्य लोगों के लिए क्या बनता है, एपीएल कार्ड बनता है। अर्थात निर्धनता रेखा से ऊपर के लिए क्या बनेगा, एपीएल कार्ड बनेगा। तो ये अन्य सभी प्रकार के लोगों के लिए नहीं होगा, ये निर्धनता से ऊपर के जो लोग आते हैं उनके लिए ये कार्ड बनेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। तो इजी सी बात है, ध्यान में रखिएगा कि 3 प्रकार से कार्ड बनते हैं। अगर जो आपने राशन कार्ड बनवाए होंगे तो आपने देखा होगा कि बीपीएल कार्ड जो होगा वो उसको बनेगा जो निर्धनता वर्ग से नीचे है या जो निर्धन है, ठीक है। और अंत्योदय कार्ड किसके लिए बनेगा, अंत्योदय कार्ड उसके लिए बनेगा जो निर्धन में भी निर्धन है। और बीपीएल कार्ड जो बनता है वो बीपीएल कार्ड जो बनता है वो निर्धन लोगों के लिए नहीं बनता है वो। हाँ, तो जितने लोग भी 3 बोल रहे हैं अर्थात ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताइए कि कौन से कथन सही है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है। अरे इसमें क्या समझने वाली बात है यार, 3 प्रकार से कार्ड बनते हैं। अंत्योदय, अंत्योदय जो निर्धनों में भी निर्धन है। बीपीएल जो निर्धन है, निर्धनता से नीचे आता है। और जो एपीएल बनता है वो अन्य लोगों के लिए बनता है। तो इजी सी बात है भाई। अगला कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके सही उत्तर का चयन करिए। तो अगर जो आपने काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम को पढ़ा होगा तो आप इजीली जानते होंगे कि इस योजना को कब चलाया गया था। इस योजना को 14 नवंबर 2004 को 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, केंद्र सरकार की ये योजना है और यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण गरीबों के लिए है जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत निःशुल्क अनाज मुहैया कराया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सब्सिडी क्या होता है बताइए, सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है बताइए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं तो सरकार गैस पे सब्सिडी देती है। सरकार किस पे सब्सिडी देती है, गैस पे सब्सिडी देती है। सरकार पेट्रोल पे सब्सिडी देती है कि नहीं देती है। तो जो गैस पे सब्सिडी होता है वो किस लिए सरकार सब्सिडी आपको देती है, ताकि आम जनता के कल्याण में बेहतरी हो सके और सभी लोग इस प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अगर जो रसोई पकानी है तो उसके लिए आम जनता के लिए गैस सिलेंडर बड़ी जरूरी है।
और ये प्रोवाइड कराना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सब्सिडी हम उन वस्तुओं या सेवाओं को देते हैं जो वस्तु या सेवा समाज के लिए अनिवार्य होती है या आवश्यक होती है। सो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि यह भुगतान जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उसके आश्रय की रोटी खाते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है बताइए। हाँ, क्या उत्तर होगा कि मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उसके आश्रय की रोटी खाते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, थीरु थिरुवल्लुवर, सभी लोग का उत्तर ठीक है। ये एक ये एक तमिल कवि हुए थे। ये कौन थे? ये एक तमिल कवि थे और इन्होंने कहा कि देखिए भैया, जो मिट्टी को जोतता है ना, वही अधिकार के साथ उस मिट्टी से जो खाद्यान्न मिलता है वो उपभोग करता है, शेष लोग आश्रय की रोटी खाते हैं, अर्थात अर्थात दूसरे का उपजाया हुआ खाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है कि मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उसके आश्रय की रोटी खाते हैं। ये बात किसने कही थी? थिरुवल्लुवर ने कही थी और ये एक तमिल कवि थे। अगला प्रश्न, कृषि विपणन प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। अब बहुत लोग को नहीं पता होता है कि कृषि विपणन का मतलब क्या होता है। कृषि विपणन का मतलब क्या होता है बताइए। एक सेकेंड, चलिए क्या उत्तर आ रहे भाई। भवानी शंकर जी, नैना यादव जी, अक्षय गौरी जी, गोलू राज जी, तस्नीम खान जी, भगवंती जी, ललिता साक्य जी, नौशाद अली जी, नैना यादव जी, रामायण जी, रश्मि प्रजापति जी, ललिता साक्य जी, नरेंद्र कुमार जी, राजन सिंह जी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए कि कृषि विपणन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, ठीक है। तो कृषि विपणन की प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, पैकिंग, परिवहन, वर्गीकरण और वितरण किया जाता है। अतः कृषि पदार्थों का उत्पादन कृषि पदार्थों का उत्पादन कृषि विपणन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि कृषि विपणन एक प्रक्रिया होती है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह किया जाता है। देश में जो उत्पादन हुआ है उसका संग्रह किया जाएगा, उसका भंडारण किया जाएगा, उसका पैकिंग किया जाएगा, उसे उसे परिवहन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, अर्थात उसका वितरण किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कृषि विपणन प्रक्रिया में उत्पादन नहीं आता है। ठीक है, तो इजी सी बात है। कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो देश में कृषि होता है उससे जो भंडार होता है उसके भंडार को एकत्रित किया जाता है और उसका वितरण किया जाता है। सो इजी सी बात है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है,
जब मोदी जी सरकार में आए थे तो ये योजना बड़ी चर्चित थी, लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो बताएगा कि उसका गांव स्मार्ट बन गया, आदर्श ग्राम बन गया, जिसके अंतर्गत मोदी जी ने क्या कहा था कि प्रत्येक जो सांसद होंगे वो एक गांव को गोद लेंगे, ठीक है, और उस गांव को वो स्मार्ट गांव बनाएंगे, है ना। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है, अक्टूबर 2014 से। और सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस उद्देश्य को लेकर के होती है, तो उद्देश्य ये होता है कि एक सांसद एक गांव को गोद लेगा और उस गांव को वो स्मार्ट गांव बनाएगा और उस गांव में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद होगी। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित कथनों के आधार पे सही विकल्प का चयन करिए। चलिए, निम्नलिखित कथनों के आधार पे आपको सही विकल्प का चयन करना है, विकल्प का चयन करके बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अब देखिए, अगर जो आप इकोनॉमिक्स को गहराई से नहीं पढ़ेंगे ना तो इस प्रश्न को जरूर गलत करेंगे, जरूर गलत करेंगे, सही हो ही नहीं पाएगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, बी। चलिए देखते हैं कि भारत में खाद्यान्न की आवश्यकता, सी, सब सी बोल रहे हैं। सी वालों के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, सी वालों के लिए एक बार कस के थोड़ा ताली बजा दीजिए, जितने भी सी वाले हैं, सी वाले महानुभाव, कैसे काम चलेगा आप लोगों का। सी वाले कैसे काम चलेगा आपका। देखिए, एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी कहा जाता है ना, जीडीपी कहा जाता है ना। तो क्यों सी बोल रहे हैं भाई फिर, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो ये वाली बात आपकी सही है कि भारत में खाद्यान्न की आवश्यकता लगभग 175 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। तो ये बात तो अप्रोक्सीमेटली सही है, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल योग को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, अर्थात जीडीपी बोलते हैं, उसे नेशनल इनकम नहीं बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी केवल और केवल ए बोल रहे हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, सभी लोग का उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड रुक जाइए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निर्धनता के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही प्रकार के प्रश्नों को बार बार देखिए, कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि आप उन प्रश्नों को देखिए जो बार बार आपके सामने आते नहीं है। और इस प्रकार के प्रश्न जब पेपर में आ जाते हैं तो आप लोग को लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है। जिन प्रश्नों को आप बार बार देखते हैं और वो प्रश्न पेपर में आ जाते हैं तो लगता है कि यार ये तो हमारे सिलेबस का है। लेकिन जिन प्रश्नों को आप बार बार नहीं देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और वो प्रश्न जब पेपर में आता है तो आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है। अगर मेहनत से आप तैयारी करेंगे तो सारी चीजें आपकी जरूर कवर हो जाएंगी। क्या उत्तर आ रहे हैं भाई कि निर्धनता के आंकड़े के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर ठीक होगा कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़ करके अन्य असुरक्षित समूह वर्गों के परिवारों की निर्धनता में कमी आई है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि असुरक्षित समूह वर्ग क्या होता है। तो इसके अंतर्गत, हाँ, इसके अंतर्गत ग्रामीण कृषक आते हैं,
शहरी मजदूर आते हैं। तो 1990 के दशक में ये देखने को मिला कि अनुसूचित जनजाति परिवारों को अगर जो छोड़ दिया जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषक थे या शहरी क्षेत्र में जो मजदूर थे, वो उनकी निर्धनता में कमी देखने को मिली, क्योंकि 1990 के बाद क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी अलग तरीके से चलने लगी। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, एक सेकेंड एडजस्ट करना होगा। इस प्रश्न का उत्तर करिए। कि निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि जब पेपर में बैठिएगा तो नीचे जरूर पढ़िएगा कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। बताइए। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? तो देखिए, अगर जो हम बात करें कि कौन सा कथन सत्य है, तो पढ़ते हैं, पहला वाला पढ़ते हैं। तो भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। तो ये बात तो 100% ठीक है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, वही बिहार की प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो बहुत कम है। ठीक है, गोवा की प्रति व्यक्ति आय बिहार की तुलना में बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की तुलना में गोवा की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है कि नहीं है? तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्यों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। बिल्कुल सही है। और निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है, परंतु किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से कम नहीं है। नहीं भैया, ये बात कैसे आप कह सकते हैं? ये बात थोड़ी आप कह सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल हुए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों की हमेशा बात होती है ना, क्योंकि उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, अच्छी भूमि भी है, और पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं उनकी माइंडसेट भी यही है कि हमें क्या करना है, हमें फार्मिंग करना है, हमें खेती करना है, हमें उत्पादन करना है। तो पंजाब और हरियाणा के किसान जो है वो अन्य राज्यों की तुलना में निश्चित तौर पे समृद्ध है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी डी कर रहे हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। केवल और केवल 1 और 3 दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला, शताब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? शताब्दी विकास लक्ष्य की बात हो रही है। शताब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए गए थे? सो इजी सी बात है। शताब्दी विकास लक्ष्य ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो ये निर्धारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसके तहत क्या लक्ष्य रखा गया था कि 2015 तक लोगों को $1 प्रतिदिन से जो लोग $1 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं, 2015 तक उनके जीवन यापन की स्थिति को बेहतर करना इसका लक्ष्य था। सो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताइए। आराम से, धैर्य से, कंसंट्रेट होकर के, है ना, कि निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके अब देखिए वही जो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जब आप पेपर देने बैठिएगा तो नीचे जरूर पढ़िएगा कि सत्य दिया गया है कि असत्य दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ठीक, बताइए। अति निर्धन सहित भारत के लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। बात तो ये आपकी 100% ठीक है। एक जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई वो क्या कर देते हैं, एक रात में खर्च कर देते हैं। 20 लाख रुपए लगा दिए, 50 लाख रुपए लगा दिए, 1 करोड़ लगा दिए,
है कि नहीं है। उसके बाद बहुत प्रकार के वो धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, तो देयर इज नो डाउट। और जब वो इस प्रकार का काम करते हैं तो वो बचत कर नहीं पाते, जब बचत नहीं कर पाते हैं तो फिर उस पैसे का यूटिलाइज वो नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो उनका आय का स्तर निम्न ही होता है। सो बात आपकी ये बिल्कुल ठीक है। अधिक ऋण ग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम भी बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास बहुत ज्यादा ऋण ग्रस्तता होगी तो ऐसी स्थिति में आपकी बचत की सीमा जो होगी वो न्यूनतम होगी। जब बचत ही नहीं होगा तो आप निवेश कैसे करेंगे, निवेश नहीं करेंगे तो लाभ कैसे कमाएंगे, जब लाभ नहीं कमाएंगे तो आय कैसे प्राप्त करेंगे। सो इजी सी बात है। ये पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, तो असत्य न ही पहला है और न ही दूसरा है, दोनों बातें सत्य है। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत की निर्धनता रोधी रणनीति निम्नलिखित में से किन कारकों पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए और देखिए इकोनॉमिक्स की थियरी को संतुलित वे में जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर जो आप थियरी को संतुलित वे में नहीं पढ़ रहे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में ही नहीं आएगी कि ये इकोनॉमिक्स में भी ये सारे टॉपिक हो सकते हैं या ये सारी चीजें हो सकती है। तो आप लोगों के आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार से सारे कंटेंट एप्लीकेशन पे दिए जा रहे हैं, कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, नोट्स भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, प्रीवियस ईयर भी मिल रहा है, करंट भी मिल रहा है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ठीक से एक एक सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, ईमानदारी से 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे, ईमानदारी से 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बताइए क्या उत्तर आ रहा है कि भारत की निर्धनता रोधी रणनीति निम्नलिखित में से किन कारकों पर मुख्य रूप से निर्भर है। निर्धनता रोधी रणनीति की बात हो रही है, मतलब जिससे निर्धनता को दूर किया जा सके। तो बताइए कि निर्धनता दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो यह है कि आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाए। जब आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो हमें उत्पादन को बढ़ाना होगा, और जब उत्पादन को बढ़ाना होगा तो जाहिर सी बात है कि रोजगार में वृद्धि होगी। जब देश में उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार में वृद्धि होगी, और जब रोजगार में वृद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में देश में निर्धनता कम होगा। निर्धनता क्या होगा, कम होगा, देयर इज नो डाउट। उसके बाद लक्षित निर्धनता रोधी कार्यक्रम चला करके, ठीक है, सरकार ने अलग अलग समय पे बहुत सारे प्रकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए ही है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करके, एक बात थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हाँ क्या हुआ, एक बात यह समझ लीजिएगा कि अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करके हम निर्धनता को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करके हम निर्धनता को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उन देशों की अगर जो बात किया जाए जो बहुत डिजिटल है लेकिन फिर भी वहां पे क्या है, निर्धनता है। तो डिजिटलीकरण अप्रत्यक्ष रूप से निर्धनता को तो कम करती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये निर्धनता को कम नहीं कर सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बोलेंगे कि सर केवल और केवल 1 और 2 सही होगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत डिजिटलीकरण की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं क्या कि भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म आने की वजह से निर्धनता में तीव्र गति से गिरावट आई है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से जरूर ये मदद करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षा पर व्यय के लिए कौन उत्तरदायी है। अब देखिए इस प्रश्न में बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भारत में शिक्षा का के लिए कौन उत्तरदायी है। तो देखिए अगर जो आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था कौन करता है, राज्य सरकार करती है। ठीक है, अगर जो आप 1 से 8 तक पढ़ाने जा रहे हैं तो उसकी व्यवस्था कौन करता है, राज्य सरकार करता है। अगर जो आपको 10+2 में नौकरी चाहिए तो वो भी राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार ही आपको सैलरी देता है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी कौन बिल्ड करता है, यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार बिल्ड करती है। तो भारत में शिक्षा पर व्यय करने के लिए
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उत्तरदायी होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर ठीक है। यूनिवर्सिटियां जो होती हैं वो उस पर आधिपत्य किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। और जो छोटे छोटे जो प्राइमरी विद्यालय हैं या जो इंटर कॉलेज है उस पर किसका आधिपत्य होता है? उस पर राज्य सरकार का होता है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव संसाधन को सही निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव संसाधन को सही अर्थों में परिभाषित करता है? बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव संसाधन को सही अर्थों में परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर डी। और कोई भाई डी के अलावा? ठीक है, सब डी बोल रहे हैं। तो देखिए, मानव संसाधन के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोग आते हैं? तो ऐसे लोग ऐसे लोग जो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच में आते हैं। ठीक है, यही हमारे देश की क्या होती है? कार्यशील जनसंख्या होती है। और ये कार्यशील जनसंख्या का मतलब ये होता है कार्यशील जनसंख्या। और कार्यशील जनसंख्या का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो सभी प्रकार के कार्य कर सके, जैसे कल कारखानों में भी काम कर सके। अगर जो कोई बच्चा 14 वर्ष से कम का है, 14 वर्ष से कम का है कोई बच्चा, और उसे कल कारखाने में कार्य कोई करवा रहा है, तो ये गैर कानूनी है। ठीक है, तो मानव संसाधन को सही अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोग। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी कह रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। आर्थिक क्रिया, हाँ बताइए। देखिए 15 से 64 जिन जिन किताबों में भी लिखा है वो किताबों में इसलिए लिखा है कि वो बहुत पुराने समय से चीजें उस तरीके से चलती आ रही है। तो अब जो है वो 15 से 59 ही होगा, इस बात को समझ लीजिएगा। आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब देखिए, अगर आपने हमारी इकोनॉमिक्स की थियरी की क्लास ज्वाइन किया होगा तो मैं इजिली जब आप लोगों की पहली क्लास इंट्रोडक्टिव क्लास स्टार्ट करता हूँ तो वहां पे एक लाइन की बात बताता हूँ कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है। और आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधि होती है जिसमें मुद्रा शामिल होती है। मुद्रा का मतलब क्या होता है? जहां मतलब नोट और सिक्के। ठीक है, तो ये बात जरूर आप समझिए कि आर्थिक क्या होता है, अनार्थिक क्या होता है। अनार्थिक मतलब जिसे अर्थ में मेजरमेंट न किया जा सके। जैसे हवा है, आप जो चीजें महसूस कर रहे हैं, तो क्या इसे मुद्रा रूपी पैमाने में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन ये पेन है तो इसे तो आप मुद्रा रूपी पैमाने में माप सकते हैं ना कि ये पेन के रुपए का होगा। तो आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है। तो मैं आपसे बताता हूं कि देखिए, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। और आर्थिक क्रियाएं अर्थात आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधि होती है जिसमें मुद्रा शामिल होता है। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप मुझे। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। और कोई डी के अलावा? बी भी बोल रहे हैं, ए भी बोल रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करिए, है ना, बहुत गलती हो रही है आज। आर्थिक क्रियाओं के गैर बाजार क्रियाओं के अंतर्गत सरकारी सेवा सहित वेतन व लाभ के उद्देश्य से लिया गया उत्पादन शामिल होता है। ठीक है, क्या ये बात सही है? थोड़ा आराम से करिएगा क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत गैर बाजार क्रियाओं के अंतर्गत सरकारी सेवा सहित वेतन व लाभ के उद्देश्य से किया गया उत्पादन शामिल होता है। तो बिल्कुल ठीक है, अगर जो आप वेतन ले रहे हैं तो मुद्रा तो ले रहे हैं ना। और आर्थिक क्रियाओं के बाजार क्रियाओं के अंतर्गत स्व उपभोग के लिए किया गया उत्पादन आता है।
आर्थिक क्रियाओं के बाजार क्रियाओं के अंतर्गत, बिल्कुल ठीक है। अगर जो आप बाजार से किसी वस्तु को परचेज करते हैं तो उसके लिए आप मुद्रा देते हैं ना, विदाउट अ क्वेश्चन। आर्थिक क्रियाओं के बाजार क्रियाओं के अंतर्गत स्व उपभोग के लिए किया गया उत्पादन आता है। तो बात तो आपकी ये भी ठीक हो जाएगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगर जो कोई आप वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए मुद्रा देते हैं ना, और जब मुद्रा देंगे तो आपकी आर्थिक क्रिया होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। और क्या। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की गुणवत्ता किस पे निर्भर करती है? किसी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता किन बातों पे निर्भर करती है? चलिए बताइए सभी लोग। सुनीता शर्मा जी, कृष्णा मिश्रा जी, अक्षय गौरी जी, नीरू राजपूत जी, नौशाद अली जी, ललिता साके जी, सर्वेश जी, फरीद जी, राजन सिंह जी, नैना यादव जी, संजय कुमार जी, शुभांकर कश्यप जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। मजा आ रहा है? आज के सेशन में मजा आ रहा है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताओ भाई सभी लोग। अब फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी बातें सही है? तो जनसंख्या कब गुणवत्तापूर्ण होगी? कब लोगों के पास, कब गुणवान लोग आपके देश में रहेंगे? तब रहेंगे जब उनकी जीवन प्रत्याशा अच्छी होगी, है ना, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी, साक्षरता का दर अच्छा होगा, और लोगों के पास स्किल होगा, कौशल होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि केवल और केवल 2 और 3 ठीक होगा। राजनीतिक स्थिरता से जनसंख्या की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा। आज के सेशन को एक दो बार और देखिएगा, है ना, और थोड़ा सा दिमाग को कंट्रोल करके, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके देखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सेशन ये बताएगा कि आप इकोनॉमिक्स कितना ठीक तरीके से समझते हैं और कितना ठीक तरीके से जानते हैं, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ये सेशन आपको चैलेंज करेगा कि आप कितने तरीके से किस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कितना आप धैर्य बना करके प्रश्न को पढ़ पा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट सेशन है आज का, और इसे जब भी मौका मिले, आपको जितनी क्लास देखने का मौका मिले जरूर देखा करिए। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि शिक्षा पर जीडीपी व्यय का प्रतिशत बढ़ने से देश की साक्षरता दर में वृद्धि होगी। क्या ये बात सही है? तो हाँ भैया, बात बिल्कुल ठीक है। अगर जो शिक्षा पे सरकार व्यय करेगी तो इससे यूनिवर्सिटी खुलेंगे, इससे कॉलेज खुलेंगे, इससे स्कूल खुलेंगे, इससे विद्यालय खुलेंगे। और जब स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें खुलेंगी तो उससे जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग पढ़ने जाएंगे, और ज्यादा लोग जब पढ़ने जाएंगे तो शिक्षित होंगे, शिक्षित होंगे तो जब एक शिक्षित व्यक्ति वस्तु का उत्पादन करेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, और उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि देश आर्थिक विकास कर रहा है। तो बात तो ये ठीक है कि शिक्षा पर जीडीपी व्यय का प्रतिशत बढ़ने से देश की साक्षरता दर में वृद्धि होगी, विदाउट अ क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं कि साक्षर प्रत्येक साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह अधिकारों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। ठीक है, तो स्कूली शिक्षा क्या है? भारत में अनिवार्य है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें क्या करना है कि निःशुल्क शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क प्रोवाइड करना है। तो बात तो आपकी ये भी ठीक है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। स्टेटमेंट दोनों सही है। ए और आर मतलब कथन और कारण दोनों सत्य है, और कथन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके फिर बताइए कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली निश्चित तौर से यहां से प्रश्न आपके पेपर में बनता है, थोड़ा आराम से करिए। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है,
ठीक है, तो अगर जो आपने शिशु मृत्यु दर को ठीक से पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने से लोगों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। देयर इज नो डाउट। अगर जो अगर जो आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, अगर जो आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आयु जो होगी वो ज्यादा होगी, लोगों की आयु ज्यादा होगी। और जब लोगों की आयु ज्यादा होगी और तो ऐसी स्थिति में अगर जो आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है तो जब शिशु पैदा होगा तो उसमें मृत्यु दर में कमी आएगी, तो शिशु मृत्यु दर में जरूर कमी आएगी। देयर इज नो डाउट, शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा तो शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी और लोगों की आयु में वृद्धि होगी क्योंकि अब लोग स्वास्थ्य सुविधाएं उठा पाएंगे। और शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु की शिशु की मृत्यु से है। कितने पे गणना की जाती है? 1000 पे। कितने पे गणना की जाती है? 1000 पे की जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। अच्छा, ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कौन सा असत्य है। असत्य पूछ रहा है, तो न तो पहला असत्य है और न ही दूसरा असत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, जब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी किसी देश की तो जाहिर सी बात है कि मृत्यु दर में कमी आएगी, अर्थात अब आयु प्रत्याशा बढ़ेगी। और मृत्यु दर में कमी आएगी तो किसके मृत्यु दर में कमी आएगी? शिशु मृत्यु दर में भी तो कमी आएगी ना। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से होता है, तो बात तो ये भी ठीक है। और ये पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, तो न ही पहला असत्य है और न ही दूसरा असत्य है, दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेरोजगारी को परिभाषित करता है? इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो बेरोजगारी को परिभाषित करता है? अब ये छोटा सा प्रश्न है, देखने में आपको लगेगा कि बड़ी आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को पेपर में गलत करते हैं। ठीक है, तो गलती नहीं करना है। तो देखिए, एक तो वो होता है जिसे रोजगार प्राप्त है, एक वो होता है जिसे रोजगार प्राप्त है। तो रोजगार जिसको प्राप्त है उसका मतलब क्या है? जिसे रोजगार प्राप्त है उसका मतलब क्या है कि प्रचलित मजदूरी दर पे आप कार्य करने को तैयार हैं और आपको कार्य मिल जा रहा है तो आपको रोजगार आप रोजगार प्राप्त है, अर्थात आपके पास रोजगार। प्रचलित प्रचलित मजदूरी दर पे अगर जो आपको काम मिल रहा है, काम मिला है, तो आपको कहा जाएगा कि आपको रोजगार मिला है। जैसे मान लीजिए कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं ना कि भैया जो हमारी प्रचलित मजदूरी है, सरकार जो 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की स्टार्टिंग सैलरी देती है, तो उतने में हम सरकार के लिए महीना दिन काम करेंगे। तो अगर जो आपको प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य मिल गया है तो आप कहेंगे कि आपको रोजगार मिला है। लेकिन बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि जब प्रचलित मजदूरी दर पे प्रचलित मजदूरी दर पे आप कार्य करने को तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कार्य नहीं मिल रहा है, तो इसे ही बेरोजगारी बोला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भैया हम जा करके सरकार को अपनी सेवा दे, बच्चों को पढ़ाए, लेकिन फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इस प्रकार के लोगों को क्या कहा जाएगा? बेरोजगार कहा जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार न पाए तो उन्हें ही क्या बोला जाएगा? बेरोजगार बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अब यहाँ पे अगेन कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से कह रहा है कि सही कथन का आपको चुनाव करना है। आराम से सही कथन का चुनाव करिए, क्या उत्तर आ रहा है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन पे जो थियरी की क्लास जो लोग भी ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, मेहनत से पढ़िए, क्लास को एक बार देखिए। जब पहली बार आप क्लासेस को देखते हैं तो 60 से 70% चीजें तैयार होती है। दूसरी बार जब आप देखते हैं तो 80 से 90% में जाते हैं। तीसरी बार में कहीं ना कहीं आपको 99% तक पहुंचने का मौका मिलता है। और फिर उस पर रिविजन भी जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक बार पढ़ लिए और जैसे लगता है कि कोरम पूरा कर दिए, बात खत्म हो गई।
पढ़ना है, रिवाइज भी करना है। थियरी की क्लास वहां पे पढ़िए, नोट्स जो दिया जा रहा है उस नोट्स को रोज पढ़िए, रोज पढ़िए, कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। नोट्स को पढ़िए, सप्ताह में एक टेस्ट जरूर दीजिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं रोज टेस्ट देंगे। आप एसएससी की परीक्षा नहीं दे रहे हैं कि रोज टेस्ट देने की आपको जरूरत है। आप सप्ताह में केवल और केवल एक टेस्ट दीजिए और देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, उस गलती में सुधार करिए। कहाँ के प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था गलत हो रहे हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग गलत हो रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की गलत हो रहे हैं, जहां के भी गलत हो रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। और जो गलती आपने पहले दोहराई है वो दोबारा नहीं दोहरानी है। फिर आपको प्रीवियस ईयर भी दिया जा रहा है, करंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, कहाँ से प्रश्न बनेगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। और जो लोग भी किसी भी प्रकार की उनकी इंक्वायरी है वो इस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। बताइए क्या उत्तर आ रहा है। कि पिछले वर्षों में प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब देखिए, पिछले वर्षों की बात करें तो अगर जो आप भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक तरीके से पढ़े हैं ना, तो 1990 के बाद क्या हुआ है कि 1990 के बाद अब ग्रामीण एरिया से लोग शहरों की तरफ पलायित हो रहे हैं। ग्रामीण एरिया से लोग, ग्रामीण क्षेत्र से अब लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। अब लोग आप अगर जो गांव में होंगे तो जरूर 2 4 5 10 लोग को जानते होंगे जो दूसरे राज्य में जाके कार्य कर रहे हैं और वो उद्योग में कार्य कर रहे हैं। तो ग्रामीण एरिया से लोग शहरों की तरफ पलायित हो रहे हैं, देयर इज नो डाउट। तो ऐसी स्थिति में प्रचंड बेरोजगारी में कमी तो आएगी ही आएगी, देयर इज नो डाउट। उसके बाद कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में चला जा रहा है। यही तो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि अब लोग गांवों से निकल करके शहरों में जा रहे हैं और शहर में जा रहे हैं तो या तो वो उद्योग उद्योग धंधे में लग जा रहे हैं या तो वो सेवा सेक्टर में लग जा रहे हैं। बात ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग आता है, द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पे होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अधिशोषण होता है। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली बम्बई, अगर जो आप उत्तर प्रदेश बिहार से हैं तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार से बहुत सारे लोग जो है वो दिल्ली मुंबई बेंगलोर चले जाते हैं और वहां पे वो क्या करते हैं, वो श्रम अपना देते हैं। बात तो ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न सेवाएं सामने आती है। तो बात तो ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी डी कर रहे हैं कि 1 2 3 4 सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाँ, कोई कह रहा है कि सर जी आप फ्री टेस्ट का उपाय करें। अरे भाई, मैं इतनी सारी चीजें आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करता हूँ। अगर जो संस्थान को चलाने हैं तो सारी चीजों को मैं फ्री ही कर दूंगा तो संस्थान कैसे चलेंगे बताइए। एप्लीकेशन पे जो मैं क्लास लेता हूँ, एक बैच में कम से कम मैं 250 क्लास पढ़ाता हूँ। 250 क्लास एक बैच में पढ़ाता हूँ और फीस जो है वो केवल और केवल 2000 रुपये। पर क्लास 10 रुपये भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं आपको वहाँ पे नोट्स भी दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, वहाँ आपको प्रीवियस ईयर भी दे रहा हूँ, वहाँ आपको करंट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, लाइफ टाइम की वैलिडिटी भी दे रहा हूँ। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट रोज क्लास लेता ही लेता हूँ। अब कितना मैं अब मुफ्त प्रोवाइड करा दूँ? जितना हो सकता है उतना मैं करा रहा हूँ, है ना। तो हम लोगों की भी कुछ लिमिटेशन है, इस चीज को समझिए। आज के समय में 2000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना। अगर जो एक शाम आप डिनर पे भी चले जाएंगे परिवार के साथ तो उतना खत्म हो जाता है। तो फीस ऑलरेडी आप लोगों की बहुत कम है। अगर किसी के पास कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो वो मुझसे बात कर सकता है, उसकी बात सुनी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बोल दे कि भैया हमको फ्री ऑफ कास्ट आप इनरोल कर दीजिए, क्योंकि फ्री का ज्ञान क्या कारगर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं?
डी बोल रहे हैं ना। तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 में आया। और इसे चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? तो सरकार का उद्देश्य ये था कि जो बच्चे 6 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है, उन्हें सरकार क्या करेगी? मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराएगी। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तापस मजूमदार समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? टेस्ट बनवा रहा हूँ, परेशान मत होइए आप लोग, मैं एक नई टेस्ट को भी बनवा रहा हूँ। तो जो पुराने छात्र हैं उनको ये टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी नए लोग भी ले सकते हैं। एक टेस्ट और तैयार हो रहा है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 25 टेस्ट मैं दूंगा, उसको करवा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। नोट्स भी बन रहा है और टेस्ट भी बन रहा है, दोनों पे काम चल रहा है। हाँ, तापस मजूमदार समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं शिक्षा से संबंधित है, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि तापस मजूमदार समिति ने ही कहा कि भैया हमें क्या करना चाहिए। तापस मजूमदार समिति जो है, अब आप लोग को, कई लोग को नहीं समझ में आएगा कि ये तापस मजूमदार समिति क्यों बनी, वर्मा समिति क्यों बनी, शिवरामन समिति क्यों बनी। तो ये जितनी भी कमेटियां या समितियां गठित की जाती है वो सरकार के द्वारा गठित की जाती है, और सरकार इन कमेटियों से कहता है कि आप हमें इन इन क्षेत्रों में सुझाव दीजिए कि कैसे इन क्षेत्रों का विकास हो सके। जैसे कि सरकार ने तापस मजूमदार समिति से कहा होगा कि देखिए भैया हम क्या करें कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर बेहतर हो। तो शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए तापस मजूमदार समिति का निर्माण किया गया, और इस समिति ने सरकार को सुझाव ये दिया कि देखिए आप 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को अगर जो फ्री में शिक्षा देंगे, 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को अगर जो आप फ्री में शिक्षा देंगे तो आपकी देश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि यदि कोई फर्म प्रतिवर्ष 100 मूल्य का उत्पादन करती है, उस वर्ष 20 रुपए का मध्यवर्ती वस्तु तथा 10 रुपए पूंजी उपभोग पर उपयोग करती है, तो फर्म का सकल मूल्यवर्धित एवं निवल मूल्यवर्धन क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार आपके सामने से नहीं आते हैं, और जब आपके पेपर में आते हैं तो आपको लगता है कि यार ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्या उत्तर आ रहा है? आराम से करिए, बताइए भाई। रोशनी जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, विशाल जी, भगवंती जी, तस्नीम खान जी, सर्वेश कुमार जी, ज्योति चौरसिया जी, गुंजा मौर्य जी, संजय कुमार जी, राजन जी, नैना जी, कृष्णा मिश्रा जी, सर्वेश जी, संजय कुमार जी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो यदि कोई फर्म प्रतिवर्ष रुपए 100 मूल्य का उत्पादन करती है, उस वर्ष 20 रुपए का मध्यवर्ती वस्तु तथा 10 पूंजी उपभोग पर उपयोग करती है, तो फर्म का सकल मूल्यवर्धन और निवल मूल्यवर्धन क्या होगा? तो सकल मूल्यवर्धन कैसे निकालते हैं? अगर जो आपको सकल मूल्यवर्धन निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फर्म का प्रतिवर्ष उत्पादन। फर्म का प्रतिवर्ष उत्पादन कितना है? फर्म का प्रतिवर्ष उत्पादन 100 है। और उसके बाद मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग अर्थात ये कितना है? ये है 20, ठीक है। तो आपका सकल मूल्यवर्धन कितना आ जाएगा? 100 माइनस 20 अर्थात 80 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये पूछ रहा है कि निवल मूल्यवर्धन क्या होगा? तो इसमें से पूंजी उपभोग उपयोग को घटा देते हैं। अगर जो सकल मूल्यवर्धन में से पूंजी उपभोग को आप घटा देंगे तो निवल मूल्यवर्धित मूल्य मिल जाएगा।
अर्थात 80 में से आप 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 70। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 80 और 70 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि जो कंफ्यूजन के शिकार में बने रहते हैं, अपने दिमाग में भ्रांतियों को पाले रहते हैं। सिलेबस सिलेबस सिलेबस, उनके दिमाग में एक चीज हावी होता है कि सिलेबस। सिलेबस को दिमाग में हावी मत करिए, इकोनॉमिक्स को दिमाग में हावी करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक क्रम होता है और जितने भी सिलेबस दिए गए हैं उस सिलेबस का कोई क्रम नहीं है। अगर जो आप सोचे कि एक एक चीजें छाट के पढ़ लिया जाए तो उससे आप कभी तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर जो आप मांग ही नहीं पढ़े हैं तो आप उपभोक्ता को कैसे समझेंगे, उपभोक्ता को नहीं समझेंगे तो उत्पादक को कैसे समझेंगे, उत्पादक को नहीं समझेंगे तो बाजार को कैसे समझेंगे। फिर बहुत सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक्स की एक कड़ी है। इकोनॉमिक्स को पढ़िए, सिलेबस के पीछे भागेंगे, कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे, बेचैन होंगे, फिर भी चीजें मुश्किल लगेंगी, है ना। तो इकोनॉमिक्स को पढ़िए कंप्लीट, जितने भी आपके सिलेबस में 10 से 12 यूनिट बने हुए सभी यूनिट को तल्लीनता के साथ पढ़िए, है ना। क्या उत्तर आ रहा है। और सिलेबस का क्या है, कहीं पे दे देता है कि मांग की लोच की संकल्पना को पढ़ना है, कहीं पे दे देता है मांग के नियम को पढ़ना है, कहीं पे मांग की अवधारणा शब्द का इस्तेमाल करता है अलग अलग सिलेबस में। लेकिन पढ़ना तो है आपको पूरा मांग पढ़ना है, ठीक है। तो इस बात को समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या उत्तर आ रहा है कि माल सूची के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन करिए। माल सूची क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। माल सूची एक स्टॉक परिवर्तन होता है, विदाउट अ क्वेश्चन, बिल्कुल बात आपकी सही है। अगर जो आपने थियरी ठीक से पढ़ा है तो जानते होंगे। और एक वर्ष के दौरान किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन बराबर होता है वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। इजी सी बात है भैया कि माल सूची क्या होगा कि हमने जितना उत्पादन किया है और हमने जो बेचा है उसी के बीच का अंतर ही तो होगा ना। सो इजी सी बात है, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला जीडीपी की गणना की आय विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। क्या उत्तर आ रहा है। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। चलिए, अर्थव्यवस्था में अंतिम व्यय का योगफल उत्पादन के सभी कारकों की कुल व्यय के बराबर होगा। तो ये बात तो आपकी 100% ठीक है। अगर जो जीडीपी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो आप यही तो पढ़ते हैं ना। तो जीडीपी की गणना की आय विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो अर्थव्यवस्था के अंतिम व्यय का योगफल उत्पादन के सभी कारकों की कुल आय के बराबर होता है। देयर इज नो डाउट, बात 100% ठीक है। किंतु इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर जो मध्यवर्ती वस्तु को शामिल करेंगे तो ऐसी स्थिति में दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर जी पहला और दूसरा सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, साधन लागत आधारित होता है। साधन लागत आधारित होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत बार कराया हूं, लगभग रोज ही कराता हूं, है कि नहीं है। तो साधन लागत आधारित किस पे होता है, कीमत तथा बाजार कीमतों के विभेद पे। बात ये भी ठीक है। शुद्ध उत्पादन करो तथा शुद्ध उत्पादन करो के विभेद पे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी, गहराई से पढ़नी पड़ेगी, निश्चित तौर पे पढ़नी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि शुद्ध उत्पादन कर बराबर होता है। शुद्ध उत्पादन कर, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि कॉपी पेन पास में रखिए, चीजों को थोड़ा थोड़ा लिखा करिए। बताइए क्या उत्तर आ रहा है।
ठीक है, ललिता जी, नौसाद जी, PMT, सर्वेश कुमार जी, कृष्णा जी, रेखा जी, बिल्कुल ठीक है, रश्मि रश्मि प्रजापति जी, नैना यादव जी, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? अब अगर जो आप इसके फार्मूले को जानते होंगे तो कर पाएंगे, नहीं जानते होंगे तो इजी सी बात है, नहीं कर पाएंगे। तो शुद्ध उत्पादन कर किसके बराबर होता है? तो उत्पादन कर माइनस उपभोग कर के। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि शुद्ध उत्पादन कर इज इक्वल टू उत्पादन कर माइनस उपभोग कर। आपसे सॉरी, बी उत्पादन कर माइनस उत्पादन उपादान, सॉरी सब्सिडी होता है, सी नहीं होगा बी होगा, सब्सिडी होता है, मैंने वो टिक करने में गलती कर दी। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मजदूरी का भुगतान करने के बाद फर्म शेष मूल्यों को किराया, ब्याज एवं लाभ के रूप में वितरित करती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या उत्तर आ रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं? तो जैसे देखिए, जब आप किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो मजदूर रखेंगे ना, तो मजदूर का जैसे मान लीजिए कि अगर जो आपने किसी वस्तु का उत्पादन किया तो उस उत्पादन से अगर जो आपने 1 लाख रुपए प्राप्त कर दिया, मतलब उस प्रोडक्ट को मार्केट में से बेच के, तो उसे आप मजदूर को उसमें से आप मजदूर को मजदूरी देंगे, बिल्कुल ठीक है। आप जहाँ पे प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस वहाँ पे आप किराया देंगे, आपने जो ऋण लिया है उसे उसे आप ब्याज देंगे, और जो आपका लाभ होगा उसे आप अपने पास रखेंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग अधिशेष। ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग अधिशेष। तो ऑपरेटिंग अधिशेष का मतलब ये होता है कि एक उत्पादक जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उत्पादन करने के बाद जब उस वस्तु को मार्केट में बेचता है, तो जब वो आय प्राप्त करता है तो उस आय को वो अलग अलग तरीके से वितरित करता है। जैसे कि मजदूर को मजदूरी देता है, ठीक है, मजदूर को मजदूरी देता है, अगर जो वो किराए पे कोई मकान लिया है तो वहां पे किराया देता है, ऋण लिया है तो ब्याज देता है, और लाभ अपने पास रखता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं इसे ऑपरेटिंग अधिशेष बोला जाता है। सभी लोग का उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि उत्पाद शुल्क अध्यारोपित किए जाते हैं। उत्पाद शुल्क कहाँ पे लगाए जाते हैं, बताइए आप मुझे। उत्पाद शुल्क आरोपित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे? ए बोल रहे। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं पे, तो जो उत्पाद शुल्क होते हैं वो केवल और केवल उन वस्तुओं पे लगाए जाते हैं जो वस्तुएं देश के अंदर उत्पादित होती हैं। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। जितने भी डी जा रहे हैं, अरे भाई देश से बाहर उत्पादित वस्तुओं पे उत्पाद शुल्क लगता है कि प्रशुल्क लगता है? अब इसमें भी अंतर नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स को पढ़िए, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इन सारी चीजों में। कि भारत में आयात किए जाने वाले अथवा भारत से निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या बोलते हैं? इजी सी बात है, वही मैं आपसे बता रहा था, कि जब एक देश अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में ले जाकर के बेचता है, या दूसरे देश की वस्तु जब आपके देश में आकर के बिकती है, तो इस पे जो कर लगाया जाता है उस कर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है सीमा शुल्क। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क। तो जब आप अपने देश की निर्मित वस्तु को दूसरे देश में ले जाकर के बेचते हैं अर्थात निर्यात करते हैं, या दूसरे देश की वस्तु आपके देश में आके बिकती है अर्थात आप आयात करते हैं, तो इस पे जो सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है उसे हम लोग सीमा शुल्क बोलते हैं। अगला, आमतौर पे सुख एवं अर्धविलासिता की वस्तुओं पर किस दर से कर लगाया जाता है?
जो आमतौर पे आनंददायक वस्तुएं होती है या अर्धविलासिता की वस्तु होती है, उस पे किस प्रकार का कर लगाया जाता है? अब दो बातें ध्यान में रखिएगा, आपको कंफ्यूज करेगा ये प्रश्न, ठीक है। एक होता है विलासिता की वस्तु और दूसरा होता है अर्धविलासिता की वस्तु। तो विलासिता की वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है जो जीवन जीने के लिए तो जरूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप आनंद की अनुभूति करने के लिए इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सब विलासिता की वस्तुएं आएंगी। और आमतौर पे सुख एवं अर्धविलासिता की वस्तु की बात करें तो जो अर्धविलासिता की वस्तु होती है उस पर सामान्य दर से कर लगाया जाता है, और जो पूर्ण विलासिता की वस्तु होती है उस पर उच्च दर का कर लगाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धविलासिता की वस्तु पूछ रहा है। और अर्धविलासिता की वस्तु जो होती है उसे हम लोग सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में भी रख सकते हैं, और जो पूर्ण विलासिता की वस्तु होती है उस पर उच्च दर से कर लगाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करके बताइए कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और विचार करके बताइए कि कौन सा कथन सही है। क्या उत्तर आ रहा है? देखिए, अब आपको यहाँ पे दो बातें पता होनी चाहिए। पहली कि सार्वजनिक वस्तु क्या होती है, पहली बात पता होनी चाहिए कि सार्वजनिक वस्तु क्या होती है। तो सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसपे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार हो। जैसे हमारे देश की सेना है, तो सेना सबके सबके लिए है, हमारे लिए भी है, आपके लिए है, आपके पड़ोसी के लिए भी है। हमारे देश की, हमारे राज्य की पुलिस जो है या देश की जो पुलिस है वो सबकी सुरक्षा के लिए है। हमारे देश में जो सड़क है वो सभी के चलने के लिए है। तो ये सार्वजनिक वस्तु होती है। और दूसरी होती है आपकी निजी वस्तु। निजी वस्तु, तो निजी वस्तु जैसे आपने जो मोबाइल खरीदा है वो आपकी निजी वस्तु है, क्योंकि मोबाइल आप खरीदे हैं तो उसका भुगतान आप किए हैं। आपने उस मोबाइल को खरीदा है तो आप ही इस्तेमाल करेंगे। तो जो निजी वस्तु, जो सार्वजनिक वस्तुएं होती है उस पे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है, अर्थात उस पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। तो सार्वजनिक वस्तुओं पे उपभोग प्रतिस्पर्धा नहीं होता है, देयर इज नो डाउट, बात ठीक है। उसके बाद सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में किसी व्यक्ति को वस्तु के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। आप सड़क पे चलने से किसी को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं ना। तो बात तो ये भी ठीक हो जाएगी। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है, बिल्कुल ठीक है। अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कोट का चुनाव करिए। खूबसूरत सा प्रश्न है। हाँ बताइए। जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। रोज 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहे। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। पूंजीगत व्यय सरकार के वे व्यय होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या दायित्वों में कमी आती है। एब्सोल्युटली 100% बात ये आपकी ठीक है। और पूंजीगत व्यय का संबंध सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी पर किए गए व्यय से होता है। बात तो आपकी ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि एक और दो दोनों सही है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सरकार के पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, और ये तभी आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे जब इसकी डिटेल थियरी को पढ़ेंगे। आज बड़ा जल्दी क्लास खत्म हो गया भाई। आज पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी क्लास खत्म हो गया।
बट कोई बात नहीं, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ाई जा रही है। थ्योरी पढ़िए, मेरे द्वारा ही पढ़ाई जा रही है, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब एक बार आप थियरी पढ़ लेते हैं तो बहुत प्रकार के प्रश्न आपके स्वतः ही सही होने लगते हैं। तो वहाँ पे थियरी पढ़ाई जा रही है, एक क्रम से सारी क्लासेस को पढ़िए। कंप्लीट आपको वहाँ पे नोट्स दिया जा रहा है, मेरी खुद की हैंडराइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ। एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आप यहाँ पे टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस ईमानदारी से सारे कंटेंट को आप एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। इतने सारे माध्यम से जिस रणनीति से मैं बता रहा हूँ, अगर ठीक से इन सभी कंटेंट को आप फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रश्न कहाँ से बनेंगे, इजिली सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। बहुत ही कम समय में संतुलित वे में आप अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा का कोर्स वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा, सेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में प्रवक्ता के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी ट्रिपल एस भी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग अपने अगले